हेलो एवरीवन। सो हम लोगों ने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को कंटिन्यू किया था, जिसमें हम लोगों ने 3.4 तक सीख लिया था और फिर हम लोग दोबारा से फिजिक्स केमिस्ट्री में चले गए थे। सो वेलकम बैक टू मैथ्स। आज हम लोग फिर से इसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले। दो एक्सरसाइज बेसिकली इसमें बचे हुए, एक एक्सरसाइज 3.5 जिसमें हम सीखेंगे सर्कुलर परम्यूटेशन के बारे में, और एक एक्सरसाइज 3.6 जिसमें सब कुछ दिया है कॉम्बिनेशन के बारे में। एक्सरसाइज 3.6 के लिए मे भी 2 वीडियोज़ लगें, ऑब्वियसली लगेंगे ही। पहले वीडियो में हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे और शुरू के कुछ ही सम्स को सॉल्व करेंगे, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में बचे हुए सम्स को सॉल्व करेंगे। तो आज का टॉपिक है हम लोगों का सर्कुलर परम्यूटेशन। ठीक है, इसमें क्या फ़र्क है वो भी हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत ही हार्ड चैप्टर है, मतलब इतना आसान ये है नहीं जितना आपको लगता है। ठीक है, सो बेटर यही होगा कि आप लोग ये चैप्टर को एकदम तरीके से पढ़ें। मतलब जैसे 3.1 आपको दिया है, तो 3.1 में कंसेप्ट क्या दिया है वो इंपॉर्टेंट है, सम्स नहीं यार। सम्स अभी मैं सॉल्यूशन दे दूं पीडीएफ में तो तुम तो वो भी रट लोगे, बट कंसेप्ट देखो क्या क्या दिया। जैसे 3.1 में तुम्हें दिया हुआ है बेसिक प्रिंसिपल, है ना, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल और एडिशन प्रिंसिपल। तो कंसेप्ट को समझो, वो कंसेप्ट कब अप्लाई होगा, वो कंसेप्ट कब अप्लाई होगा। फिर 3.2 में तुम्हें कैलकुलेशन पार्ट दिया है, उसको हटाओ, अलग पार्ट है। 3.3 में तुम्हें एनपीआर दिया हुआ है ना। परम्यूटेशन मतलब क्या होता है? परम्यूटेशन मतलब होता है अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन मतलब होता है सिलेक्शन, कई बार बताया मैंने। ठीक है, सो एनपीआर के बारे में वहां पे आप लोगों को दिया हुआ है कि नो एन ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट्स को आपको अरेंज कर। फिर 3.4 में परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स दिया हुआ है कि वहां पे अगर 2-3 ऑब्जेक्ट सिमिलर है पूरे ग्रुप में तो उसको आप लोग कैसे अरेंज करोगे। तो उस सीरीज के हिसाब से चीजों को समझो। और आज आपको देखो सर्कुलर परम्यूटेशन दिया हुआ है। सो इस तरीके से मैं समझा रहा हूँ कि आप लोगों को वो सीरीज में याद रहे कंसेप्ट। सम्स तो यार कुछ कोई भी कर लेगा, है ना, मतलब आंसर सॉल्यूशन वगैरह रट के, बट कंसेप्ट को समझे रहोगे तो ये चैप्टर बहुत इजी जाएगा आपको। ओके, सो सर्कुलर परम्यूटेशन क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। इसको हम लोग के सर ने बहुत ही बेस्ट वे में समझाया था। देखो, सर्कुलर परम्यूटेशन एक्चुअली ये चैप्टर ही ऐसा है कि अगर ये चैप्टर ठीक से नहीं पढ़ाया गया सो फिर ये चैप्टर समझता नहीं है अच्छे से। ठीक है, और हम लोग काफ़ी लकी हैं कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया था हम लोगों को सर ने। सो सर्कुलर परम्यूटेशन होता क्या है, जैसे मैं आपको बोलूँ हमारे पास 3 लेटर्स हैं ए बी सी, और इन्हें आपको अरेंज करना है। तो आप जानते हो ये अरेंज होंगे 3 फैक्टोरियल वेज में, मतलब 3 × 2 × 1 वेज में, मतलब 6 वेज में इन लोग अरेंज होंगे अगर मैं आपको इनको अरेंज करने बोलूँ तो। ठीक है, सो अरेंज करके देखते हैं। ए बी सी, अगला हो गया सी बी ए, और ए सी बी, अगला हो गया बी सी ए, फिर बी ए सी, अगला हो गया सी ए बी। और कुछ बनेगा क्या? देखो, रेपिटेशन वगैरह नहीं वरना पता नहीं अनंत बन जाएंगे फिर तो, ए बी बी बी, ए बी, कुछ भी। ठीक है, तो वो नहीं, रेपिटेशन की बात नहीं कर रहे, अरेंज करना है हमें इनको। ए बी सी बी ए, और फिर ए सी बी, और फिर बी ए सी। 2 बार सी आ गया, 2 बार बी आ गया, 2 बार ए आ गया, 2 बार बी, 2 बार सी, 2 बार ए, 2 बार सी, 2 बार बी, 2 बार ए, हो गया। तो 6 बार इन लोग अरेंज हो गए। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि ए बी सी 3 गेस्ट है, ठीक है, ए बी सी 3 गेस्ट है, अब इनको तुम्हें अरेंज करना है सर्कुलर टेबल पे, तो सर्कुलर परम्यूटेशन आने वाले, ध्यान से। तो 6 वेज में इन लोग अरेंज हुए, मतलब 6 वेज में इन लोग टेबल पर भी अरेंज होंगे, होना तो चाहिए, देखते हैं। ठीक है, सो ये टेबल थोड़ा सा अधिक। ओके, सो चेयर लगाते, 3 चेयर्स, 1 2 3, 1 2 3, सही से चेयर्स लगाओ। चलो ठीक है, छोड़ो। 1 2 3, ऐसा लग रहा है पंखे की पत्तियां हैं। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3। चलिए, सो इनको अरेंज करते हैं हम लोग। तो कैसे होगा, देखो, पहले ए बी सी है, ठीक है, हमने कर दिया ए बी सी। सो थोड़ा सा शोर है गाइस, सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो हम लोगों ने इसको अरेंज कर लिया ए बी सी। अब यहाँ पे सी को कर देते, यहाँ को ए कर देते, यहाँ पे बी को कर देते, अब यहाँ पे बी को कर देते, यहाँ पे सी को कर देते, और यहाँ पे ए को कर देते। अब यहाँ पे ए को कर देते, यहाँ पे बी को कर देते, यहाँ पे सी को कर देते। अब यहाँ पे बी को कर देते, यहाँ पे ए को कर देते, यहाँ पे सी को कर देते। अब यहाँ पे सी को कर देते हैं, यहाँ पे बी को कर देते, और यहाँ पे ए को कर देते। तो देखो सारी चीज़ें कवर हो गई क्या? ए सी बी, सी बी ए, बी ए सी, ठीक है, ए बी सी, बी सी ए,
बी सी ए, बी सी ए कहीं और भी है क्या? नहीं है, और सी ए बी, सी ए बी। तो ये सारी चीज़ें हमारी कवर हो गई, ठीक है। बट जरा ध्यान से इन 6 अरेंजमेंट्स को देखो, क्या आपको ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट सेम दिख रही है? और क्या आपको ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट सेम दिख रही है? थोड़ा ध्यान से देखो, सोचो और बताओ। आपको लग रहा होगा कि यार सेम कहाँ है, यहाँ पे ए बैठा है ऊपर, यहाँ पे सी बैठा है ऊपर, यहाँ पे बी बैठा है ऊपर। अज्यूम करो आप 3 फ्रेंड्स हो, आपके जो भी 3 फ्रेंड्स है उन 3 फ्रेंड्स के साथ, मतलब आपको लेके 3 लोग, आप 3 लोग गए हो और टेबल पे जाके बैठे हो। तो सपोज आप ए हो, आप जब राइट साइड में देखोगे तो आपको कौन दिखाई देगा? सी। आप जब लेफ्ट साइड में देखोगे तो कौन दिखाई देगा? बी। तो राइट साइड में ए सी और लेफ्ट साइड में बी, ऐसा हो रहा है। अब आप यहाँ बैठ गए, अब यहाँ से बैठ के जब आप लोग लेफ्ट साइड में देखोगे तो कौन दिखाई देगा? मतलब राइट साइड में देखोगे तो कौन दिखाई देगा? सी। देखो राइट साइड में सी, और लेफ्ट साइड में देखोगे तो कौन दिखाई देगा? बी। अब आप यहाँ बैठ गए तो यहाँ बैठ के भी जब आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो या राइट साइड में देख रहे हो तो सी दिखाई दे रहा है, और लेफ्ट साइड में देख रहे हो तो बी दिखाई दे रहा है। मतलब आप भले ही अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हो बट अरेंजमेंट तो वही है। समझ रहे हो? जैसे आप 3 टेबल पे बैठे हो, सपोज आप यहाँ हो तो देखो इस साइड और इस साइड आपको सी और बी ही दिख रहा है, यहाँ हो इस साइड और इस साइड सी और बी ही दिख रहा है, यहाँ हो इस साइड और इस साइड सी और बी ही दिख रहा है। चेंज हुआ क्या? कुछ नहीं चेंज हुआ, तीनों के तीनों सेम अरेंजमेंट्स हैं। इसका मतलब ये तीनों में से कोई भी एक अरेंजमेंट हम लोग ले सकते हैं, ये तीनों के तीनों क्या है? सिंगल हैं। अब जरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेंज हुआ है। कैसे चेंज हुआ है? आप जब राइट साइड में देख रहे थे अब तक तो आपको सी दिखाई दे रहा था, बट अब देख रहे हो तो बी दिखाई दे रहा है। अब लेफ्ट साइड में देख रहे हो तो आपको सी दिखाई दे रहा है ना। आपका एक दोस्त यहाँ, एक दोस्त वहाँ। अब जरा यहाँ से देखो, यहाँ से भी आप लोग देखो तो जब आप लोग यहाँ पे देख रहे हो तो बी दिखाई दे रहा है, लेफ्ट साइड में देख रहे हो तो सी दिखाई दे रहा है। यहाँ से देखो, यहाँ से भी जब आप इस साइड देख रहे हो बी दिखाई दे रहा है, इस साइड देख रहे हो तो सी दिखाई दे रहा है। मतलब ये नीचे वाले भी तीनों अरेंजमेंट कितनी है? एक ही है। तीनों के तीनों सेम है ना, तो तीनों के तीनों को लिखने से अच्छा हम लोग एक ही लिखें, एक ही लिखना पड़ेगा क्योंकि तीनों अरेंजमेंट तो सेम है। ये मतलब वही बात हो गई जैसे आपने ABC को 2 बार लिख दिया, वही बात हो गई ना। तो यहाँ पे देखो ये तीनों अरेंजमेंट सेम है और ये तीनों अरेंजमेंट सेम है, तो इसीलिए इस सर्कुलर परम्यूटेशन में 3 लेटर का बस 2 ही अरेंजमेंट हुआ, एक ये वाला और एक ये वाला, या फिर एक ये वाला एक ये वाला, या फिर एक ये वाला एक ये वाला। इसको क्यों बोला आपने, इसको क्यों नहीं बोला? क्योंकि यहाँ पे C फिक्स्ड है, यहाँ पे C फिक्स्ड है। ये चेंज करते हैं हम लोग, कन्वेंशन है कि आप लोग टॉप पे किसी को फिक्स कर दो और नीचे वाले दोनों या तीनों को चेंज करते जाओ, ये कन्वेंशन है। कन्वेंशन मतलब मानने जाने वाली प्रथा, तो मान लेते हैं हम लोग वैसा, ठीक है। सो समझ में आया ना कंसेप्ट कि आप लोग अगर यहाँ पे बैठे हो तो A को देखो, यहाँ पे B दिखाई दे रहा है, यहाँ पे B दिखाई दे रहा है, यहाँ से भी सेम केस है, यहाँ से B, यहाँ से B, बट यहाँ पे अलग हो रहा है। यहाँ पे उसको इस साइड C दिखाई देना चाहिए था बट B दिखाई दे रहा है, तो चेंज इधर आया है। तो ये तीनों अरेंजमेंट सेम है, तो ये तीनों एक ही है, और ये तीनों अरेंजमेंट भी सेम है, तो ये तीनों भी एक ही है। मतलब 3 लेटर का सर्कुलर परम्यूटेशन में अरेंजमेंट सिर्फ होता है 2। तो कितना हमने सोचा था? हमने सोचा था 3 फैक्टोरियल, कितना हुआ? सिर्फ 2। तो अरेंजमेंट को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3 फैक्टोरियल अपॉन कितने लेटर थे? 3 लेटर, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 में लिख सकता हूँ। देखते हैं आंसर करेक्ट आता है क्या। 3 फैक्टोरियल को ओपन करो तो 3 × 2 × 1 और नीचे 3 3 कैंसिल, देखो आ रहा है 2। इसका मतलब सर्कुलर परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n, और n फैक्टोरियल को ओपन करोगे तो n-1 फैक्टोरियल और नीचे है n। सो ये n कैंसिल होता है और फॉर्मूला आ जाता है सर्कुलर परम्यूटेशन का n-1 फैक्टोरियल। अब कोई भी क्वेश्चन आपको मिल जाए तो ये फॉर्मूला लगाना और सीधा सीधा उस सवाल को उड़ाना। जैसे पहले ही क्वेश्चन में आपको बोला है 8 लोग कितने वेज में बैठ सकते हैं राउंड टेबल पे, तो 8-1 7 फैक्टोरियल उसका आंसर है, खत्म। तो अब कंडीशंस आएंगी इसमें, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, बहुत सारी चीजें हैं, बट कंसेप्ट मेन क्या था? मेन कंसेप्ट ये आपको समझना था कि यहाँ पे सर्कल में जब हम लोग किसी चीज को अरेंज करते हैं तो अरेंजमेंट्स उतनी ज्यादा नहीं होती जितना हम लोग लीनियर में करते। अब यहाँ पे देखो 6 अरेंजमेंट हुई, बट सर्कुलर में सिर्फ 2 ही हुआ, और वो 2 कैसे आया? n फैक्टोरियल अपॉन n से। कितना हमने सोचा था? 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल क्या है? n फैक्टोरियल, और कितने लोग को अरेंज करना था? 3, तो n फैक्टोरियल अपॉन n। ये फॉर्मूला होता है सर्कुलर परम्यूटेशन का, n फैक्टोरियल अपॉन n। फर्दर डिराइव करोगे तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा n-1 फैक्टोरियल। तो ये नोट करोगे, ये एग्जाम्पल नोट करोगे, इस एग्जाम्पल का एक्सप्लेनेशन लिखोगे वहां पे कि ऐसा क्यों हुआ, हमने तीनों अरेंजमेंट को एक ही क्यों माना। एक्सप्लेनेशन लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप लोग कल को ये एग्जाम्पल भूल जाओगे, और एक बार ये एग्जाम्पल भूल गए तो आप वो कंसेप्ट भूल जाओगे। आप सोचोगे 6 वेज तो होने चाहिए, देखो 6 वो अलग अलग है, पर आप तो भूल गए जो मैंने बताया था आपको। तो एक्सप्लेनेशन को लिख लिया करो नोट्स बनाते समय। याद रखना कंसेप्ट ज्यादा जरूरी है, 2-3 क्वेश्चन नहीं होगा चलेगा, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं और अब दो तीन केसेस देख लेते हैं। अब देखो n-1 फैक्टोरियल तो हमने फॉर्मूला सीख लिया। अब इसमें भी केसेस आते हैं, अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स उसमें अलाइक दिए हो, जैसे द नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, द नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, अरेंजमेंट्स ऑफ n ऑब्जेक्ट्स ऑफ विच m ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक। मतलब इसमें m ऑब्जेक्ट्स अलाइक हो तो आप लोग जानते हो हम लोग क्या करते हैं, अलाइक ऑब्जेक्ट्स जितने सिमिलर हैं उसके आगे फैक्टोरियल लगा के डिवाइड कर देते हैं। सो बताओ फॉर्मूला क्या आ जाएगा, m ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक, अलाइक मतलब आइडेंटिकल। सो इसका फॉर्मूला आ जाएगा n-1 फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा अब दो केसेस और हैं यहाँ पे। अब इसमें भी देखो दो केसेस आते हैं। एक केस की क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट को हम लोग सेम माने, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट को हम लोग सेम मान लें, अरेंजमेंट को अगर हम लोग सेम मान लें, और एक केस इन दोनों को हम लोग डिफरेंट मान लें। सो एक्चुअली मोस्ट ऑफ द केसेस में आप लोगों को डिफरेंट मान के ही दिया रहेगा क्वेश्चन में, एक्सरसाइज में। सो वहाँ पे फॉर्मूला सेम रहता है n-1 फैक्टोरियल, बट अगर हम लोग सेम मान लेते हैं सो वहाँ पे हम लोग डिवाइड कर देते हैं 2 से, n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, बिकॉज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में अगर आप सेम मान लेते हो तो दोनों ही अरेंजमेंट फिर सेम हो जाएंगे, चाहे क्लॉकवाइज जाओ या एंटी क्लॉकवाइज जाओ, तो n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। बट अगर आप अलग अलग मानते हो तो n-1 फैक्टोरियल ही रह जाएगा। ठीक है, और इसमें आता है कि अगर आप लोगों को n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है तब फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को आप लोग को अरेंज करना है, सेलेक्ट नहीं, सेलेक्ट करेंगे तो वो कॉम्बिनेशन में चला जाएगा। n ऑब्जेक्ट्स में से अगर आपको r ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, अरेंज करना है, तो उसका फॉर्मूला आएगा npr अपॉन r। ठीक है, ये कब के लिए, जब हम डिफरेंट मानेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट को, और n में से r ऑब्जेक्ट्स को आपको अरेंज करना है और हम सेम मान रहे हैं अब की बार, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा npr बाय 2r। सो ये कुछ बेसिक थियरम्स हैं जो आप लोगों को नोट कर लेने हैं, और इसके बाद कुछ बचता नहीं है इसमें। ठीक है, और फिर तो ये सारे कंसेप्ट्स आप लोग नोट डाउन कर लें। अच्छा देखो, क्लॉकवाइज में सेम होने पर ये फॉर्मूला कैसे आएगा, कुछ लोग सोच रहे थे, तो मैंने बोला जाने दो, ज़्यादा नहीं। एक सर्कल, ये दूसरा सर्कल, ABC को हम लोगों ने जब अरेंज किया था तो हमने क्या किया था, दो वेज फाइंड किए थे, ABC और दूसरा ACB, राइट। तो आप लोग अगर ध्यान से देखो तो दोनों ही कैब है, एक कैब है और ये भी कैब है। फर्क क्या है, ये वाला कैब मतलब ये वाला CAB क्लॉकवाइज है और ये वाला CAB एंटी क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को अगर आप लोग सेम समझते हो तो ये दोनों अरेंजमेंट भी तो फिर सेम हो गए, तो ये दोनों बात क्या है, एक ही है। तो इसका मतलब आपको दो को एक बनाना पड़ेगा फिर। तो 2 को 1 कैसे बनाते, डिवाइड बाय 2 से ना, मतलब लॉजिक में बता रहा हूँ। अब जैसे मतलब 4 अरेंजमेंट हो गए तो वहाँ पे आप लोगों को 6 वेज आएंगे सर्कल में। जैसे आप लोग ऐसा कर सकते हो ट्राई घर पे कि ABCD 4 लेटर्स हैं और इनको आपको अरेंज करना है, तो सर्कल में इनका अरेंजमेंट आएगा 3 फैक्टोरियल मतलब 6। ठीक है, और डिवाइड बाय 2 करोगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में तो 3 ही बचेगा, राइट। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को जब हम लोग सेम मान लेते हैं तो वहाँ पे हम डिवाइड बाय 2 करते हैं, और जब हम डिफरेंट मानते हैं तो n-1 फैक्टोरियल ही रहने देते हैं। जैसे यहाँ पे ये दोनों डिफरेंट है, क्यों डिफरेंट है, क्योंकि हमने माना है कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, दोनों अलग चीज़ है। बट अगर हम बोल दें सेम है तो ये CAB दोनों एक ही बात है, दोनों बैक है, दोनों बैक है, बट एक एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे डिवाइड बाय 2 यहाँ पे नहीं करेंगे। और ये कब के लिए, जब n में से r ऑब्जेक्ट्स को हमें अरेंज करना रहेगा। n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आपको दिया, r ऑब्जेक्ट्स को आपको अरेंज करना है। यहाँ पे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्यों लगाया गया, क्योंकि यहाँ पे अलाइक के बारे में कुछ नहीं बोला है। अलाइक रहेगा तो डिवाइड भी करेंगे उससे, बट ये सेपरेट केस आपको बताया है। ठीक है, तो n में से r ऑब्जेक्ट्स को अगर अरेंज करना रहेगा तो फॉर्मूला रहेगा npr बाय r, और n में से r ऑब्जेक्ट्स को अगर अरेंज करना रहेगा और आप एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज को सेम मानते हो तो फॉर्मूला जस्ट मॉडिफाई होगा npr बाय 2r। समझ में आया तीनों केस। चलो, सो अब आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे आई होप सर्कुलर परम्यूटेशन के। और अब हम लोग क्वेश्चंस को खटाखट सॉल्व करते हैं। अब वही आएगा कि एक टेबल है, टेबल में ऐसी कंडीशन बताओ कि ये दोनों कभी साथ में ना बैठे, ये दोनों हमेशा साथ में बैठे। तो ये सारी चीज़ें तो आप लोग पहले से थोड़ा बहुत जान चुके हो, तो हेल्प होगी आपकी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अब। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देख सकते हो, बहुत ईजी है, कुछ है ही नहीं, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में ज़बरदस्ती कर रहा हूँ कि इन हाउ मेनी वेज 8 फ्रेंड बैठ सकते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट में एक टेबल पे। सो 8 फ्रेंड्स कैन सीट अराउंड आ टेबल, आ है ये W नहीं है, इन 8 - 1 फैक्टोरियल वेज।
Therefore total number of ways is 7 factorial ways. Therefore 7 6 जा 42, 5 जा, अरे 42 5 जा 210, 210 4 जा 840, 843 जा, अरे भाई 2520, 2520 2 जा 5040. ओके, सो 7 फैक्टोरियल का आंसर 5040 वेज. ठीक है, तो लास्ट में लिख दो therefore 8 friends can sit in 5040 ways around a table. ओके, सो हो गया पहला क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला. क्वेश्चन में बोलता है 20 पार्टिसिपेंट है और एक होस्ट है. लैंग्वेज मैंने थोड़ी सी यहाँ पे चेंज की है और उनको बैठना है एक सर्कुलर टेबल पे. तो कितने वेज हैं यहाँ पे कि दो पब्लिक, दो स्पेसिफाइड, मतलब पार्टी में अब जैसे कोई एक होस्ट होगा और उस होस्ट के दो चहीते लोग होंगे. तो उस चहीते लोग, वो दोनों चहीते लोग एक साइड ये, एक साइड ये, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों आजू बाजू में ही बैठे फिक्स कर दिया है. ठीक है, तो कितना वेज यहाँ पे रहेगा. तो सबसे पहली बात कि ये जो 21 लोग हैं, 21 लोग है, ध्यान रखना, 20 पार्टिसिपेंट एक होस्ट, यही तो ट्रिक है यहाँ पे. तो क्वेश्चन में ऐसा स्पेसिफाइड नहीं बोला था कि एक होस्ट है. लोग समझ जाते कि यार 20 में 20 के 20 होस्ट पार्टिसिपेंट ही है और उसी में होस्ट भी आ गया. लेकिन मैंने लैंग्वेज जानबूझ के चेंज की और मैंने ऐसा लिखा 20 पार्टिसिपेंट एंड अ होस्ट. एक्चुअली पार्टिसिपेंट और होस्ट अलग चीज़ होती है. होस्ट मतलब जिसने ऑर्गेनाइज किया है और पार्टिसिपेंट मतलब जो लोग आए हैं पार्टी में. ठीक है, तो सर्कुलर टेबल में कैसे लोग अरेंज होंगे पहले वो देख लेते हैं. सो शुरू करेंगे ऐसे ही, क्वेश्चन की लाइन छापेंगे. अ पार्टी हैज 20 पार्टिसिपेंट्स. They are to be seated on a circular table with a host. They are to be seated on a circular table with the host. आपका दोस्त और आपका होस्ट. Okay, with host. Hence, total number of ways is equals to, मतलब कुछ भी ठोक सकते हो यार, लैंग्वेज ही तो लिखनी है. तो 20 फैक्टोरियल वेज में इन लोग अरेंज होंगे. हाँ, ये पहला केस था, मतलब सर्कुलर टेबल में अगर ये 21 लोग को अरेंज होने तो हमें पता है यार 21 - 1 20 वेज में इन लोग अरेंज होंगे. अब दूसरा केस क्या कहता है कि होस्ट के आजू बाजू दो लोग रहने ही चाहिए. तो मान लेते हैं कि इस सर्कल में सपोज ये वो सर्कुलर टेबल है और यहाँ पे होस्ट ने अपनी जगह फिक्स कर दी. सो होस्ट कैन ऑक्यूपाई हिज चेयर इन वन वे. ऑक्यूपाई हिज चेयर इन वन वे. ठीक है, एक वे में होस्ट अपना चेयर ऑक्यूपाई कर सकता है क्योंकि उसकी जगह फिक्स करनी है. उसकी जगह फिक्स करेंगे तभी तो ये दोनों उसके आजू बाजू बैठेंगे और एक बंदा है, एक ही जगह बैठ सकता है, तो एक ही वे है ना. अब ये दोनों कितने वेज में बैठ सकते हैं. एक तो केस ये है कि राइट हैंड वाला लेफ्ट हैंड में आ जाए, लेफ्ट हैंड वाला राइट हैंड में चला जाए. ये दो ही केस पॉसिबल है. मतलब ये जो दोनों लोग हैं ये लोग 2 फैक्टोरियल वेज में बैठ सकते हैं. या तो पहला वाला यहाँ बैठ जाए या तो दूसरा वाला यहाँ बैठ जाए, या पहला वाला यहाँ बैठ जाए दूसरा वाला यहाँ बैठ जाए. तो 2 वेज हैं, एक बार एक यहाँ और दूसरी बार ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ. तो 2 वेज हैं यहाँ पे. ठीक है, 2 स्पेसिफाइड पर्सन कैन बी सीटेड around the host in 2 factorial ways. ठीक है, तो अब होस्ट तो भैया अपना बैठ गया एक वे में, इन लोग भी बैठ गए 2 वे में. तो ये सर्कुलर परम्यूटेशन अब नहीं रहेगा. क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि 3 लोगों की यहाँ पे जगह इसने फिक्स कर दी है. तो बाकी जो 18 लोग हैं उन लोग लीनियर परम्यूटेशन में अरेंज होंगे. ठीक है, सो यहाँ पे लिख सकते हो व्हेन होस्ट occupies his chair, it is not circular permutation anymore. It is not circular permutation. ठीक है, therefore other 18 people can be seated in 18 factorial ways. अब 18 लोग हैं तो 18 लोग 18 फैक्टोरियल वेज में बैठ सकते हैं क्योंकि एक बार होस्ट ने ऑक्यूपाई किया, उसके आजू बाजू 2 लोग ने ऑक्यूपाई किया, तो वो फिर सर्कुलर परम्यूटेशन नहीं रह जाएगा, लीनियर परम्यूटेशन बन जाएगा. तो 18 लोग कितने वेज में बैठ सकते हैं? 18 वेज में. देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे, ये 2 लोग जो बैठे हैं और ये जो होस्ट बैठा है, तो 1 फैक्टोरियल होस्ट का, 2 फैक्टोरियल स्पेसिफिक पीपल का और 18 फैक्टोरियल पार्टिसिपेंट्स का. तो देख लो अब इसका जो भी आंसर आता है, या फिर यहीं पे छोड़ दोगे तो भी चलेगा, यही करेक्ट आंसर है. ठीक है, अब और सिंप्लीफाई करना चाहो तो 2 × 18 फैक्टोरियल इसको लिख सकते हो. समझ में आया? बढ़िया क्वेश्चन था. चलो आगे बढ़ते हैं. चलिए
अब क्वेश्चन में बोला है डेलीगेट्स फ्रॉम 24 कंट्रीज पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल डिस्कशन। अब डेलीगेट्स क्या होता है, तो अरे जाने दो, मेरे को भी नहीं पता। तो 24 कंट्री से कितने डेलीगेट्स आए होंगे? 24 डेलीगेट मतलब होता है रिप्रेजेंटेटर्स, ठीक है। तो 24 रिप्रेजेंटेटर्स 24 कंट्री से आए होंगे। तो राउंड टेबल डिस्कशन चल रहा है कि कोविड को कैसे भगाया जाए ना, क्या किया जाए। तो फाइंड द नंबर ऑफ वेज व्हेन टू स्पेसिफाइड डेलीगेट्स आर ऑलवेज टुगेदर, नेवर टुगेदर। अब आप लोग जानते हो 24 लोग हैं, ठीक है। तो पहले वो सब लिख दो, फालतू फालतू बातें। ओ नो, ओके, देयर आर 24 delegates in a round table discussion। पहले हम लोग ऑलवेज टुगेदर के लिए कर रहे, राउंड टेबल डिस्कशन, ओके। देन अगर दो लोग साथ में बैठ रहे तो 2 स्पेसिफाइड डेलीगेट्स कैन, ई लगा देना, सिट इन 2 फैक्टोरियल वेज, क्योंकि उन दोनों को हमेशा साथ में रहना है। एंड वी विल कंसीडर इट एज 1 यूनिट। अब वो दोनों साथ में हमेशा बैठ रहे तो हम लोग क्या करते थे, जो दो लोग हमेशा साथ में रहते थे उन दो लोगों को हम लोग एक यूनिट मान लेते थे, चाहे 2 हो या 3 हो या 4 हो, जितने भी लोग हमेशा साथ में रहते थे उनको हम एक यूनिट मान लेते थे। सो इनको हम लोग क्या मान लेंगे, 1 यूनिट, ठीक है। सो अब हमें कितने लोग को अरेंज करना है? जो 2 स्पेसिफाइड डेलीगेट्स थे वो तो अंदर ही अंदर अपना 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो गए। 24 डेलीगेट्स थे, बचे कितने, 22। इन दोनों के अरेंज होने के बाद बचे 22। अब 22 में हमें एक यूनिट जोड़ना होगा, क्योंकि ये दोनों लोगों को हमने क्या मान लिया, 1 यूनिट मान लिया। तो हमें कितने लोग को अब अरेंज करना है, 23 लोग को अरेंज करना है, ठीक है। सो वी हैव टू अरेंज 23 डेलीगेट्स ऑन अ सर्कुलर टेबल। अब इस सर्कुलर टेबल पे हमें इन 23 डेलीगेट्स को अरेंज करना है। सो कितने वेज में अरेंज करेंगे, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला सीधा सीधा आपका वही बचपन वाला फॉर्मूला, 23 - 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 22 फैक्टोरियल, ठीक है। ये नंबर ऑफ वेज है फॉर सर्कुलर अरेंजमेंट। तो ये सर्कुलर अरेंजमेंट में जो 23 डेलीगेट्स थे वो अपना 22 फैक्टोरियल में अरेंज हो गए, बट ये टोटल नंबर ऑफ वेज नहीं है। टोटल नंबर ऑफ वेज के लिए हमें मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगाना होगा, इससे मल्टीप्लाई करके, ठीक है। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू 2 फैक्टोरियल इंटू 22 फैक्टोरियल, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। देखो यहाँ पे ये कहना क्या चाहता था कि 24 डेलीगेट्स है जिसमें से 2 लोग को हमेशा साथ में रहना है। तो जो 2 लोग हमेशा साथ में रहते थे हम लोग क्या करते थे, उनको एक यूनिट मान लेते थे। तो 24 में से 2 लोग साथ में रहते मतलब बचे 22। अब 22 में हम वो एक यूनिट जोड़ देंगे, जो 2 लोग हैं उनको एक यूनिट मान के जोड़ देंगे। तो 22 + 1 23। अब 23 लोग सर्कुलर टेबल पे अरेंज हो गए 22 फैक्टोरियल में, और जो 2 लोग अंदर गए थे साथ में रहने के लिए उन लोग अरेंज हो गए 2 फैक्टोरियल वेज में। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगाएंगे और 2 फैक्टोरियल इंटू 22 फैक्टोरियल आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज। समझ में आया? चलो नेवर टुगेदर के लिए करते हैं। चलिए अब देखते हैं जब इन लोग कभी साथ में न रहे। देखो साथ में रहने वाला कंसेप्ट बहुत इजी होता है, हमसे बहुत ही इजीली हो जाता है। नेवर टुगेदर वाला थोड़ा सा परेशान करता है। तो नेवर टुगेदर की आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, ठीक है। व्हेन 2 स्पेसिफाइड डेलीगेट्स आर नेवर टुगेदर, स्पेसिफाइड डेलीगेट्स आर नेवर टुगेदर, जब इन दोनों साथ में नहीं रहेंगे तो कितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ऑब्वियसली 24 में से 22 लोग पार्टिसिपेट करेंगे। देयरफॉर अदर 22 डेलीगेट्स विल पार्टिसिपेट इन द 22 delegates will participate in the round table discussion. Delegates will participate in a round table discussion. ठीक है। और ये 22 लोग कितने वेज में फिर अरेंज हो जाएंगे, 22 लोग अरेंज हो जाएंगे, ओके लिखो धीरे, बोलो तेज। सो नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू 22 - 1 फैक्टोरियल, मतलब 21 फैक्टोरियल में इन लोग अपना अरेंज हो गए, ठीक है। अब ये 22 डेलीगेट्स तो अपना अरेंज हो गए, ये दोनों लोग कभी साथ में नहीं बैठेंगे, मतलब जो 24 सीट्स है उसमें से 2 सीट्स को हम लोग निकाल देंगे। क्यों निकाल देंगे, क्योंकि ये दोनों को कभी साथ में नहीं बैठना है। 2 कंसेक्यूटिव सीट्स को हम लोग निकाल देंगे क्योंकि ये दोनों को कभी भी साथ में नहीं बैठना है। तो कितनी प्लेसेस बची, 22। कितने लोग को बैठना है, 2, मतलब दोज 2 डेलीगेट्स कैन बी सीटेड इन 22p2 वेज, है ना। 22 में से 2 लोग को अरेंज करना है, सो 22p2 वेज। सो इसका फॉर्मूला आ जाएगा 22 फैक्टोरियल, एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल,
नहीं, वो तो NCR का होता है, NPR का होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। सो 22 माइनस 2 आ जाएगा 20 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको आगे अरेंज कर लो। सो ये आ जाएगा 22 इंटू 21 और इंटू, तो ये आ जाएगा आपका 21 इंटू 22। अच्छा, ओपन करते ना, ऊपर ओपन करेंगे तो 22 इंटू 21 इंटू 20 फैक्टोरियल जो आएगा वो इसके साथ गायब हो जाएगा। सो 22 इंटू 21 फैक्टोरियल इज द टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर दिस। ठीक है, सो इसके लिए हो गए 22 इंटू 21 फैक्टोरियल वेज, जब ये लोग साथ में ना बैठे, और ये वो वेज हैं जिसमें ये लोग साथ में मतलब बाकी 22 डेलीगेट सिट कर सके। अच्छा, एक और चीज़ है कि अगर आप लोगों को नेवर टुगेदर नहीं समझता है, मतलब मुझे आता ही नहीं है यार नेवर टुगेदर कैसे करते, तो क्या करने का, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकाल लेने का। 24 में से टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या आएगा, 24 माइनस 1 मतलब 23 फैक्टोरियल आएगा टोटल अरेंजमेंट। और ऑलवेज टुगेदर का आंसर अभी हम लोगों ने निकाला था, कितना आया था ऑलवेज टुगेदर का, लेट मी चेक इन द वीडियो। सो वो आया था 2 फैक्टोरियल इंटू 22 फैक्टोरियल। सो उसका आया था 2 फैक्टोरियल इंटू 22 फैक्टोरियल। तो टोटल में से ऑलवेज टुगेदर माइनस कर दो, टोटल में से ऑलवेज टुगेदर जैसे ही माइनस करोगे तुम्हें नेवर टुगेदर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट भी आप लोग यूज कर सकते हो, बेस्ट रहता है ये। मतलब जिसको नहीं समझता है कि यार नेवर टुगेदर में क्या करने का, तो पहले नंबर ऑफ वेज निकालो टोटल, फिर ऑलवेज टुगेदर निकाल दो, फिर नेवर टुगेदर के लिए माइनस कर दो, बेस्ट रहता है। ठीक है, मैं भी वैसा ही करता हूँ मैक्सिमम टाइम्स जब मुझे नहीं समझता है। तो फिलहाल ये सारे क्वेश्चंस तो समझते हैं, तो इनमें मैं वो नहीं करता हूँ। सो टोटल नंबर ऑफ वेज दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, सो टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू 22 इंटू 21 फैक्टोरियल इंटू 21 फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे सिर्फ 21 आएगा क्योंकि 20 फैक्टोरियल के साथ फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। ठीक है, सो सिर्फ 21 रहेगा यहाँ पे। तो हमारा आंसर आ रहा है देखो 22 इंटू 21 इंटू 21 फैक्टोरियल। जरा देखते इससे क्या आता। सो 23 फैक्टोरियल माइनस कर रहे हैं हम 2 फैक्टोरियल इंटू 22 फैक्टोरियल में, 22 फैक्टोरियल कॉमन ले लो। सो अंदर बचेगा 23 माइनस 2, राइट। सो ये देखो ये आंसर आ रहा है 22 फैक्टोरियल इंटू 21। हमारा आंसर क्या आ रहा है 22 इंटू 21 इंटू 21 फैक्टोरियल। सो एक और 21, तो ध्यान से देखो तो ये भी आंसर यही है। ठीक है, 22 फैक्टोरियल इंटू 21 हमारा इससे आ रहा है। देखो इससे क्या आएगा, 22 इंटू 21 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 22 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। अरे भाई 8 इंटू 7 फैक्टोरियल लिखा रहता था, तो इसको कैसे खुशी खुशी 8 फैक्टोरियल लिख देते थे। तो वैसे 22 इंटू 21 फैक्टोरियल को खुशी खुशी लिख दो 22 फैक्टोरियल इंटू 21। ये क्या आया 22 फैक्टोरियल इंटू 21, ये क्या आया 22 फैक्टोरियल इंटू 21, मतलब हमारा आंसर सही है। तो देखो मैथ्स ऐसी चीज़ है ना जो आप लोगों को कई सारे वेज बताती है। तो आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन नेवर टुगेदर वाला कंसेप्ट ये ना समझा हो तो हमेशा 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 हमेशा, मैं भी हमेशा यही करता हूँ जब मुझे नहीं समझता है तो आप लोग टोटल नंबर ऑफ डेलीगेट्स में से इसमें से पहले टोटल अरेंजमेंट निकाल दो। ऑलवेज टुगेदर का तो आप लोग एकदम भयंकर तरीके से सीख गए हो, वो तो आप लोगों से कोई हटा ही नहीं सकता है। ऑलवेज टुगेदर निकाल दो, माइनस कर दो, देखो भाई आ गया नेवर टुगेदर। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम से हम लोग अपने टेक्स्ट बुक के भी क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ये ज़्यादा इजी होता है और अंडरस्टैंडिंग भी होता है। अब यहाँ पे मे भी कुछ लोगों को ना समझाओ कि यार 21 फैक्टोरियल से बाद में क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये कैसे आ गया, क्या हो रहा है, तो आप लोग ये चीज़ कर सकते हो। ये चीज़ तो समझ में आती है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, थर्ड वाला करते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज फॉर 15 पीपल टू सिट अराउंड अ टेबल सो दैट नो 2 अरेंजमेंट्स हैव द सेम नेबर्स। अब इसके कहने का क्या मतलब है कि पड़ोसी सेम नहीं रहने चाहिए, पड़ोसी सेम नहीं रहने चाहिए। वहां पे नीचे टेक्स्ट बुक में पेंसिल से लिख दो कि ये कहता है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को आपको एक ही मानना है, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज को आपको सेम मानना है। जब भी ऐसा बोल दे कि पड़ोसी सेम नहीं रहने चाहिए तो वो यही कहना चाहता है। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल दोबारा याद दिला दूं, ए बी सी और ए सी बी, तो ए का पड़ोसी देखो सी है, ए का पड़ोसी देखो बी है, ए का पड़ोसी देखो बी है, ए का पड़ोसी देखो सी है। तो यहाँ पे दोनों अरेंजमेंट में पड़ोसी सेम है ना, तो ये सेम नहीं रहने चाहिए क्वेश्चन में बोल रहा है। इसका मतलब वो बोल रहा है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों को सेम मान लो। ठीक है, तो ये कहना चाहता है क्वेश्चन, वहां पे टेक्स्ट बुक से लिख लेना चाहिए तो ये एग्जाम्पल भी बना लेना थोड़ा सा पीछे जाके। सो हाँ, देयर आर 15 पीपल टू सीट अराउंड द टेबल, सीट अराउंड द टेबल, ठीक है, एंड no 2 arrangements have same neighbors, means have same neighbors, therefore same number, अरे गजब, same neighbors ठीक है। so therefore total number of ways is equals to
n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2n है 2। इसको मतलब ये फॉर्मूला देखो ऐसा होता है एक्चुअली, n फैक्टोरियल अपॉन 2n। सो इसको आगे डिराइव करोगे तो n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2n, तो n कैंसिल होता है तो n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2 ऐसे आया ये वाला फॉर्मूला। सो n-1 फैक्टोरियल मतलब 14 फैक्टोरियल अपॉन 2। अब चाहो तो इसको एक्सपांड करके लिख सकते हो 7 इंटू 13 फैक्टोरियल। सोचो कैसे आ गया, अरे 14 इंटू 13 फैक्टोरियल लिखे, 14 को काटे तो 7 आ गया। ठीक है, तो 14 फैक्टोरियल अपॉन 2 लिखोगे फाइनल आंसर, वो भी चलेगा, और ऐसे मेरी तरह फालतू काम कर दोगे तो भी चलेगा। तो इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। बस ये समझना था आपको कि जब भी बोल दे कि सेम नेबर्स नहीं रहने चाहिए तो ये समझना है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन में बोलता है कमिटी ऑफ 10 मेंबर्स सिट्स अराउंड अ टेबल, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट सो दैट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट टुगेदर। तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लो यार, ट्राई करो एक बार, 100% सॉल्व हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ 100% सॉल्व हो जाएगा। बस ट्राई करो आप लोग एक बार। मतलब जिसने भी अब तक टुगेदर नॉट टुगेदर वाले कंसेप्ट्स को अच्छे से समझा है, लेक्चर्स को फॉलो किया है, हमारे लेक्चर्स को, ऐसा नहीं कि मतलब आप कहीं और से कंसेप्ट सीखे हो फिर यहाँ पे देख रहे हो, तो मे भी सॉल्व हो ना हो, ट्राई करो, देखो होता ही क्या। पांचवा क्वेश्चन है ये हम लोगों का, 10 क्वेश्चन है इसमें, सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजी हैं। इंपॉर्टेंट था इसमें कंसेप्ट जो कि मैंने आपको शुरू में बता दिया। ठीक है, आने वाले सभी क्वेश्चंस बहुत ईजी है। एक नेक्स्ट वाला है जिसमें थोड़ा सा कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट लगा है, सो वो बता दूंगा, बट आप लोगों को बेटर वो समझ में आएगा अगले लेक्चर में। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा सबसे बड़ा चैप्टर मैथ्स 2 का और सबसे हार्डेस्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा अगले लेक्चर में। ओके, सो सपने नहीं देखूंगा मैं बहुत कुछ सोचा था सितंबर तक खत्म कर दूंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। अ कमिटी ऑफ 10 मेंबर टू सिट्स अराउंड अ टेबल। ठीक है, सो 10 लोगों को बैठना है एक टेबल पे। सो द कमिटी ऑफ 10 मेंबर सिट्स अराउंड अ टेबल, पहले यही छाप लो, थ्योरी लिखनी रहती है ना। कमिटी ऑफ 10 मेंबर सिट्स अराउंड अ टेबल, सीट्स अराउंड अ टेबल। ठीक है, जिसमें से 2 लोग को हमेशा साथ में रहना है। आपको कैसे पता चल 2 लोग हैं? तो एक देश में 2 प्रेसिडेंट और 2 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, नहीं होते शायद, तो एक प्रेसिडेंट एक वाइस प्रेसिडेंट 2 ही हुए ना। सो 2 पीपल्स, या फिर ऐसा लिख दो प्रेसिडेंट एंड वाइस कैप्टन, वाइस प्रेसिडेंट, अरे बाबा, वाइस प्रेसिडेंट कैन बी सीटेड टुगेदर इन 2 फैक्टोरियल वेज। मतलब या तो प्रेसिडेंट के बगल में वाइस प्रेसिडेंट बैठ जाए, या वाइस प्रेसिडेंट के बगल में प्रेसिडेंट बैठ जाए, एक यहाँ एक ऐसा और एक ऐसा, 2 वेज है ना। सो 2 फैक्टोरियल वेज में उन लोग आपस में अरेंज हो गए, तो ये हो गए हमारे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। तो ये दोनों लोग आपस में 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो गए। अब इनको हम कंसीडर कर लेंगे 1 यूनिट। बचे कितने लोग थे? 8। इनको हमने कंसीडर किया 1, तो कितने लोग को अरेंज करना है? 9 लोग को। तो कितना वेज आएगा? 9 - 1। देयरफॉर वी विल कंसीडर president and vice president as 1 unit. Therefore total number of ways is equals to 9 - 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये आपस में जो 2 फैक्टोरियल में अरेंज हुए वो भी तो करना है आपको। सो 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज द फाइनल आंसर। अब मैं इसको एक्सपांड नहीं करूंगा, बहुत हार्ड होता है। ठीक है, चलो तो 5वां क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए, 5 men 2 women and a child sits around a table, find the number of arrangement where the child is seated। एक्चुअली यहाँ पे बिटवीन 2 men दे दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट हमें लगाना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन मतलब होता है सिलेक्शन, मैंने आपको बताया। सो 5 men में से हमें 2 men का सिलेक्शन करना पड़ेगा, तो 5C2 वाला वहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। पहला वाला तो ईजी है बहुत। देखो क्वेश्चन में बोलता है कि पहले 2 वीमेन के बीच में वो चाइल्ड रहना चाहिए। 8 लोग हैं टोटल पार्टी में, पार्टी है होगा कुछ, छोड़ो। सो 2 वीमेंस है और एक चाइल्ड है। सो लेट्स से ये 3 लोग हैं। सो चाइल्ड को तो फिक्स कर दिया कि दोनों के बीच में ही रखना है, तो चाइल्ड तो यहीं रहेगा। ठीक है, हमारे पास वीमेंस का 2 अरेंजमेंट हो सकता है कि पहली बार वीमेन 2 यहाँ पे, वीमेन 1 वहाँ पे, वीमेन 1 यहाँ पे, वीमेन 2 वहाँ पे। ये 2 वेज में वीमेंस अरेंज हो सकते हैं, बट चाइल्ड का फिक्स है, वो 1 फैक्टोरियल वेज में ही अरेंज होगा। ठीक है, सो पहले क्वेश्चन के लिए देयर आर 5 मेंस 2 women's and a child। ठीक है, child is seated between 2 women's in 1 way। एक ही वे में अरेंज हो सकता है ना, या 1 फैक्टोरियल वे लिख दो, बात वही है। and women's can be arranged in 2 factorial ways
ऑन आइदर साइड ऑफ द चाइल्ड। एक बार एक वीमेन इस तरफ, एक वीमेन इस तरफ, और दूसरी बार ये वाली वीमेन इस तरफ, ये वाली वीमेन इस तरफ। तो चाइल्ड के आजू बाजू इन लोग 2 वेज में अरेंज हो सकते हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या तीनों का एक साथ रहना कंपलसरी है यहाँ पे? ऑब्वियसली कंपलसरी है, क्योंकि मेंस नहीं आने चाहिए फिर, मतलब वीमेंस के बीच में मेंस नहीं आने चाहिए, चाइल्ड ही फिक्स्ड है। वीमेन के आजू बाजू रहेंगे वो ठीक है, यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे रहेंगे, ठीक है, बट बीच में नहीं आने चाहिए। मतलब ये तीनों लोग हमेशा साथ में रहेंगे, ये तीनों लोग हमेशा साथ में रहेंगे। तो ये तीनों लोग अरेंज कितने वे में हुए? 2 ही फैक्टोरियल वे में, क्योंकि यहाँ पे एक और कंडीशन दे दी थी कि चाइल्ड बीच में ही रहेगा। अगर चाइल्ड बीच में नहीं रहता तो ये तीनों लोग अरेंज होते 3 फैक्टोरियल वे में। तो 3 लोग तो एक साथ हो गए, तो बचे कितने? 8 लोग थे। 8 लोग में से अब बचे कितने? 5। तो 5 प्लस 1 यूनिट। ये तीनों लोग जो हैं, तीनों लोग कौन? W1 W2 और C चाइल्ड। W1 W2 और C चाइल्ड, ये तीनों लोग एक ही में आ गए। अब तो 2 फैक्टोरियल वे में इन लोग अरेंज हो गए। 2 ही फैक्टोरियल में क्यों हुए? क्योंकि चाइल्ड का फिक्स्ड था, वीमेन को रिप्लेस कर सकते थे, तो 2 ही फैक्टोरियल हुआ। अब 5 + 1 6 यूनिट्स हो गए। अब ये 6 यूनिट्स को हमें टेबल पे अरेंज करना है, ठीक है। सो नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू 6 - 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल। 5 4 जा 23 या 62 जा 120 वेज। ये आंसर है गलत। अरे 2 फैक्टोरियल में ये भी तो अरेंज हुआ है, क्या करते हो, ठीक है। सो फाइनल आंसर होगा 240 वेज। समझ में आया ना? मतलब ये दो फैक्टोरियल से भी मल्टीप्लाई करते हैं ना हम लास्ट में, सो वो मिस हो गया था। सो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे? 6 - 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये हो गया पहले वाले का। देखते हैं अब दूसरे वाले का। चलिए, अब अगले क्वेश्चन में बोला है कि 2 मेंस के बीच में रहना चाहिए चाइल्ड, मतलब 5 में से हमें किसी 2 को ही सिलेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। सो 2 मेंस कैन बी सिलेक्टेड इन 5 C2 वेज। मतलब जैसे 5 लोग गए हैं A B C D E, तो केसेस क्या क्या बनेंगे? या तो जो चाइल्ड है वो A B के बीच में हो जाए, B C के बीच में हो जाए, C D के बीच में हो जाए, E D के बीच में हो जाए, किसी के भी बीच में भी वो आ सकता है। तो कितने वेज में यहाँ पे सिलेक्शन होगा? 5 C2 वेज में। NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। परम्यूटेशन में एक ही फर्क होता है कि n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r ही फैक्टोरियल होता है। यहाँ पे n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो आंसर आएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 5 - 1 फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल ब्रैकेट के बाहर होता है, तो ये आएगा 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 × 4। सो यहाँ पे देखो 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 5/2। अच्छा, यहाँ पे देखो n माइनस r रहता है, मतलब 5 - 2 रहेगा, तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल आएगा। तो इसको और थोड़ा सा ओपन करेंगे तो 3 फैक्टोरियल तक जाएंगे, तो 3 फैक्टोरियल 2 2 जा 4, तो 10 वेज आ गए हमारे पास सिलेक्शन के। 5 में से 2 मेन को हम लोग 10 वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं चाइल्ड की। अच्छा, बचे कितने लोग? 2 मेन को अगर हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया तो बचे 6 लोग, राइट। तो अभी क्या करना है हमें? अब जो 6 लोग बचे हैं, मतलब व्हेन child is seated between two men, थोड़ा सा बैकग्राउंड शो रहेगा, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे? 2 men और चाइल्ड को 1 यूनिट कंसीडर कर लेंगे। चाइल्ड कैन बी कंसीडर्ड एज 1 यूनिट। तो 1 यूनिट हमने इनको कंसीडर कर लिया, तो बचे कितने लोग? 6 लोग, ठीक है। तो ये मेन कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं? ऑब्वियसली यहाँ पे 3 लोग हैं, इन लोग अरेंज होंगे 2 फैक्टोरियल वेज में, जैसे लास्ट टाइम हुआ था। चाइल्ड फिक्स्ड रहेगी, दोनों मेन के बीच में ही रहेगा। चाइल्ड फिक्स्ड रहेगी, दोनों मेन के बीच में ही रहेगा। पोजीशन कौन कौन एक्सचेंज कर सकता है? या तो M1 यहाँ, M2 यहाँ, या तो M2 यहाँ, M1 यहाँ। तो 2 फैक्टोरियल वेज में लोग अरेंज होंगे। बचे कितने? 5 लोग। 5 + 1 6 यूनिट, तो 6 फैक्टोरियल वेज में टोटल सर्कुलर 6 यूनिट हमारे पास यहाँ पे बचा है। तो सर्कुलर टेबल पे लोग कैसे अरेंज होंगे? सर्कुलर अरेंजमेंट इज इक्वल्स टू 6 - 1 फैक्टोरियल, मतलब 5 फैक्टोरियल। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, मतलब 5 4 जा 23 या 120 वेज। बट ये टोटल नंबर ऑफ वेज नहीं है। टोटल नंबर ऑफ वेज के लिए हमें इस 10 से भी मल्टीप्लाई करना होगा, इस 2 से भी मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों? क्योंकि जरूरी थोड़ी है चाइल्ड 5 मेन में से सिर्फ 2 ही मेन के बीच में रहे। अब वो 2 मेन कोई भी हो सकते हैं। हाँ, 10 वेज हैं उन 2 मेन के सिलेक्शन करने का, या तो हम उन दोनों को ऐसे हम लोग चॉइस ले लें। तो 10 वेज हैं उनको चुनने का। तो इस 10 से, इस 2 से, इस 120 को मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारा आंसर आएगा। सो टोटल नंबर ऑफ वेज, ध्यान से समझना इस चीज को। कुछ लोग सोच रहे कि 10 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि भाई इसमें बोला है 2 मेन। कौन से 2 मेन वो स्पेसिफाई नहीं किया है। अब इन 5 में से वो कोई भी 2 हो सकता है, और उन 2 को सिलेक्ट करने का चॉइस कितना है? 10। तो इस 10 से भी हम लोग इसीलिए मल्टीप्लाई करेंगे। और ये 2 तो समझ ही रहे हो
कि दोनों में आपस में भी अरेंज होंगे, उसके लिए 2 से, जैसे पिछली बार वीमेंस के लिए मल्टीप्लाई किया था, तो इसके लिए आंसर आएगा 2400 वेज। 12 2 24 2 0। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। चलिए, सो ये नेवर टुगेदर वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं देखो। एक तो वो तरीका कि आप टोटल अरेंजमेंट निकालो, उसमें से माइनस कर दो, ऑलवेज टुगेदर आ जाएगा, बेस्ट रहता है। बट देखो कैसे करेंगे, इसमें बोला है वीमेंस के बारे में, बोला है कि 2 वीमेंस कभी भी साथ में नहीं रहने चाहिए। तो पहले मेंस को अरेंज कर दो। 8 men कैन बी, मेन ही होता है, मेंस नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, ठीक है। कैन बी सीटेड इन 8 - 1 फैक्टोरियल वेज। तो ये 7 फैक्टोरियल वेज में जब मेंस बैठ जाएंगे, मेन बैठ जाएंगे, तो जो 8 मेन बैठे हैं वो अपने आजू बाजू 8 गैप्स बना के रखेंगे, राइट। जैसे यहाँ पे सर्कुलर टेबल में देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, इनके आजू बाजू का कितना गैप है? 8 का गैप है ना। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग का गैप है यहाँ पे। साथ में ना रहने का मतलब क्या होता है? साथ में ना रहने का मतलब होता है कि उन दोनों के बीच में कोई ना कोई रहे। तो ये 2 मेन के बीच में यहाँ पे बैठ जाए, यहाँ पे बैठ जाए, यहाँ पे बैठ जाए, मतलब उनको अब गैप्स में बैठना है। किनको? वीमेंस को। जो 8 मेन की वजह से 8 गैप्स बने हैं, उन गैप्स में उनको बैठना है, क्योंकि बाकी जगह बैठेंगे तो साथ में आ जाएंगे ना। तो 8 गैप्स में 6 वीमेंस को बैठना है। तो देयर आर 8 गैप्स फॉर्म्ड एंड 6 वीमेंस आर टू बी सीटेड। तो 6 वीमेंस को बैठना है उन 8 गैप्स में। सो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ वेज यहाँ पे हो जाएंगे 8p6, राइट। अब फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर आ जाएगा 8p6 × 7 फैक्टोरियल। अरे 8 गैप 6 वीमेन, तो 8p6 आएगा ना। सो टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल इंटू 8p6, मतलब 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो फाइनल आंसर इज 7 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल इंटू 4। ठीक है, और सॉल्व करना चाहो तो 5040 इंटू 5040 इंटू 4, और सॉल्व करना चाहो तो 5040 इंटू 2080, 5040 इंटू 2080। तो इतने जीरो आपने लाइफ में नहीं देखे, ना ही मैंने, सो जाने देते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन में भी थोड़ा सा कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट है कि 3 मेन है और 3 वीमेन है, इसमें से तीनों को 6 को टेबल पे बैठना है, बट एग्जैक्टली 2 को ही साथ में रहना है। तो यहाँ पे 3 में से कौन सी 2 वीमेन होंगी वो तो हमें पता नहीं है, ठीक है। तो 2 वीमेन्स कैन बी सेलेक्टेड इन 3c2 वेज। 3c2 में उनको सेलेक्ट कर लेंगे, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, n माइनस r मतलब 3 - 2 फैक्टोरियल। सो फाइनल आंसर आ जाएगा 3। अरे 3 इंटू 2 फैक्टोरियल आएगा, इसके साथ कट जाएगा, सो बचा क्या? 3। सो 2 वीमेन्स कितने वेज में साथ में रह सकती है? सेलेक्ट हो सकती है 3 वेज में, ठीक है। तो इसको लास्ट में मल्टीप्लाई करना रहेगा, ध्यान रखना। अब क्वेश्चन में 6 लोग हैं, 6 में से 2 वीमेंस को साथ में रहना है, 6 में से 2 वीमेंस को साथ में रहना है। तो बच्चे कितने? 4। अब जो 2 वीमेंस को साथ में रहना है वो अंदर ही अंदर अरेंज होंगे 2 फैक्टोरियल वेज में, और इनको हम कंसीडर कर लेंगे 1 यूनिट। तो 4 + 1 हो गया 5 यूनिट। अब ये 5 यूनिट सर्कल में कितने वेज में अरेंज होंगे? 5 - 1 4 फैक्टोरियल वेज में। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3, मतलब 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। देखो कैसे। हाँ, अदर नाउ we can consider 2 women as 1 unit। ठीक है, 2 women को हम लोग 1 यूनिट कंसीडर कर लेंगे। therefore other 4 number of ways and they can be arranged in 2 factorial ways। they can be arranged in मतलब जो 2 वीमेंस को हमने 1 यूनिट माना है वो अंदर ही अंदर 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। देयरफॉर नंबर ऑफ वेज कितना आ जाएगा? फॉर 5 यूनिट्स कितना आ जाएगा? 4 + 1 5, 5 - 1 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएगा 3 × 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अब 3 × 2 फैक्टोरियल को लिख सकते हो 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 6, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 24। फाइनल आंसर आ जाएगा 144, ठीक है। सो 144 वेज इज द फाइनल आंसर। समझ में आया कैसे किया हम लोगों ने? हम लोगों ने सबसे पहले 2 वीमेंस को सिलेक्ट किया 3 में से, तो 3c2 से 3 वेज मिले।
अब 2 वीमेंस को हमने 1 यूनिट कंसिडर कर लिया, तो 6 लोग थे, 6 में से 2 को 1 यूनिट कंसिडर किया तो बचे कितने? 5। 4 बचे बट एक 1 यूनिट है ना, उसको भी जोड़ो तो 5 लोग इतने वेज में अरेंज हुए सर्कल पे। और जो 2 वीमेन साथ में थे वो अरेंज हो गए 2 फैक्टोरियल वे में। एक बार एक वीमेन इस तरफ, एक वीमेन इस तरफ, दूसरी बार ये वाली इस तरफ, ये वाली उस तरफ, तो 2 वेज है ना। तो टोटल नंबर ऑफ वेज 3 2 3 2 4 फैक्टोरियल। सो फाइनल आंसर इज 144। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन यार तो शर्म आ गई, ये क्वेश्चन देख के आप लोग भी ट्राई कर लो। 10 ऑब्जेक्ट है, 10 में से 4 सिमिलर है, तो कितने वेज में अरेंज होंगे सर्कुलर टेबल पे? तो मैंने आपको इसका वेज बताया था n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल ना। जब भी कोई अलाइक हो तो इस फॉर्मूले को लगा देना। सो देयर आर 10 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच 4 आर अलाइक, देयरफॉर क्या करते हैं हम लोग? टोटल नंबर ऑफ वेज सर्कुलर टेबल के लिए हम लोग 1 से माइनस करेंगे पहले, तो 10-1 फैक्टोरियल और डिवाइड कर देंगे उतने फैक्टोरियल से जितने ऑब्जेक्ट सिमिलर है। तो 4 ऑब्जेक्ट सिमिलर है तो डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इज द फाइनल आंसर। चलो लास्ट वाला करते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में बोला है 15 लोग को बैठना है टेबल पे और पता करो इतना अरेंजमेंट कि 2 लोग कभी भी साथ में ना रहें हैं। अच्छा मतलब कोई 2 लोग जो स्पेशल है उन लोग कभी साथ में नहीं रहने चाहिए। सो वही ट्रिक लगाते हैं फिर। टोटल अरेंजमेंट पता कर लो तो 15-1 फैक्टोरियल आ जाएगा 14 फैक्टोरियल। अब वो पता करो कि दोनों कब साथ में रहेंगे। जब दोनों साथ में रहेंगे तो वो 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो जाएंगे। यहाँ पे बचेंगे 13 लोग, 13 प्लस 1 यूनिट 14 लोग यहाँ पे हो जाएंगे। अब 14 लोग सर्कल में अरेंज हो जाएंगे 14-1 फैक्टोरियल वेज में, मतलब 13 फैक्टोरियल वेज में। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आ जाएगा 13 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। कब? जब 2 लोग हमेशा साथ में रहेंगे। तो इस 13 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल को इसमें से माइनस कर दो तो फाइनल आंसर तुम्हें मिल जाएगा 14 फैक्टोरियल माइनस 13 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 13 फैक्टोरियल कॉमन लिया, अंदर बचा 14 माइनस 2, तो 13 फैक्टोरियल इंटू 12 इज द फाइनल आंसर। सो पीछे देखते हैं आंसर क्या है। ओके सो ये आपका करेक्ट आंसर है। समझ गया ना कैसे करने का? जब भी बोल दे कि 2 लोग को साथ में नहीं रहना है तो वहां पे वो आंसर निकाल दो जब दोनों को साथ में रहना है। ठीक है, तो कैसे आएगा वो दोनों साथ में रहने का? पहले टोटल अरेंजमेंट निकाल दो 14 फैक्टोरियल। अब दोनों साथ में है, मतलब कोई भी 2 लोग को सिलेक्ट कर लो। 15 में से कोई 2 लोग साथ में चले गए, बचे 13, तो वो 2 अंदर ही अंदर अरेंज हो गए 2 फैक्टोरियल वे में। तो 13 प्लस 1 यूनिट 14। अब 14 लोग सर्कल में कितने वेज में अरेंज होंगे? 14-1 13 फैक्टोरियल वेज में। ये 13 फैक्टोरियल इंटू ये 2 फैक्टोरियल, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट व्हेन 2 पीपल्स आर ऑलवेज टुगेदर। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, टोटल में से ऑलवेज को माइनस करोगे तो नेवर मिलेगा। मैंने आपको ये कंडीशन कई दिनों से बता रखी है कि टोटल में से ऑलवेज को माइनस कर दो तो तुम्हें नेवर मिल जाएगा। राइट, ये बेस्ट मेथड है। अब बाकी और भी तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, तो वो भी बता देता हूँ मैं आपको इसके लिए। बट ये ऐसा मेथड है ना जिससे आपको 100% करेक्ट आंसर मिलेगा और समझ में भी आता है। अब वो वाला आपको नहीं समझ में आता होगा कि यार इतनी जगह बची, उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। तो अभी के लिए आप लोग ये मेथड फॉलो कर सकते हैं, बट प्रैक्टिस के साथ उसे भी सीख लेंगे तो बेटर होगा, स्पेशली इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एंट्रेंस लेवल एग्जाम्स। ठीक है, अब 15 लोग को साथ में बैठना है, किसी 2 को हमेशा साथ में नहीं रहना है। 15 लोग को सर्कल टेबल पे अरेंज होना है पर किसी 2 को साथ में नहीं रहना है। तो किसी 2 को पहले निकाल दो, जिनको बोले साथ में नहीं बैठना है उन 2 को निकाल दो। जैसे पिछले में बोला था वीमेंस को साथ में नहीं रहना है, तो वीमेंस को निकाल दो, बाकियों को पहले अरेंज करो। तो 2 को निकाल दो। 13 पीपल कैन बी सीटेड इन 13-1 फैक्टोरियल वेज अराउंड द टेबल, मतलब 12 फैक्टोरियल वेज में ये सर्कुलर टेबल पे अरेंज हो जाएंगे। अब देखो इन 13 लोगों की वजह से गैप्स कितने आए? ऑब्वियसली ये सर्कुलर टेबल है, जब लीनियर होता था तो वहाँ पे एक गैप ज़्यादा रहता था। 13 लोग है 14 गैप आता था शायद। देख लो जैसे यहाँ पे आपके पास लाइन है 1 2 3 4 लोग हैं, तो गैप्स कितने आए? 1 2 3 4 5 गैप्स आ गए 4 लोग की वजह से। 1 2 3 4 5 देखे। बट सर्कल में कैसा होता है? 13 लोग हैं तो 13 ही गैप्स आएंगे। तो जितने गैप्स आएंगे उसमें अब देख लो उन दोनों को ऐसे बैठाना है, उन 13 गैप्स में ही उनको बैठाना है। साथ में ना रहने का मतलब क्या है? साथ में ना रहने का मतलब उन दोनों के बीच में कोई एक जरूर रहे। तो जैसे ये 3 लोग हैं, अब किसी 2 को मुझे साथ में नहीं रखना है, तो यहाँ रख सकता हूँ, यहाँ रख सकता हूँ, यहाँ रख सकता हूँ, मतलब उन दोनों के बीच में कोई एक रहे। तो मतलब जो गैप्स हमारे पास बचे उसमें हमें उन्हें फिल करना है। सो देयर आर 13 गैप्स लेफ्ट एंड दोज 2 people can be placed in
13p2 वेज। 13p2 को सॉल्व करोगे तो आएगा 13 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल, राइट। 13 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल। अब 13 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल को ओपन करोगे तो आएगा 13 इंटू 12, ठीक है। और ये जो 13 पीपल सीटेड हुए थे और ये हमेशा साथ में नहीं रहेंगे, साथ में नहीं रहेंगे तो इनका भी अरेंजमेंट होगा। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 13 इंटू 12 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 13 इंटू 12 फैक्टोरियल इंटू 12। ये वाला 12 यहाँ है, ये वाला 13 यहाँ है, ये वाला 12 फैक्टोरियल यहाँ है। सो 13 इंटू 12 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 13 फैक्टोरियल इंटू 12। यही तो आंसर आया था अभी थोड़ी देर पहले, है ना, जादुई तरीका। सो ये मेथड आप लोग फॉलो कर सकते हो। तो इसी के साथ हमारा सर्कुलर परम्यूटेशन यहाँ पे खत्म होता है। अब अगले लेक्चर में हमारा लास्ट वीडियो आएगा, सेकंड लास्ट वीडियो आएगा इस चैप्टर का, जो कि होगा कॉम्बिनेशन के ऊपर। और बाकी जो चैप्टर्स बचे हुए जैसे बायनोमियल थ्योरम हो गया, फंक्शन हो गया, कंटिन्यूटी हो गया, डेरिवेटिव्स हो गया, अब हम लोग कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएशन खत्म कर देंगे और मैथ्स 1 में प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं हम लोग। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अब सीख लिया है। बाकी कोनिक सेक्शन, बायनोमियल थ्योरम, फंक्शंस बहुत ही ईजी चैप्टर है, छोटे छोटे हैं, जल्दी जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच।